सम्मानित साथियों, आज हम लोग लगातार भिन्न भिन्न मुद्दों के माध्यम से सामाजिक काम कर रहे हैं और सामाजिक चिंतक होने के नाते समाज में एकता स्थापित करना हमारा परम कर्तव्य है। हमारे बीच मौजूद हैं हमारे साथी जो लगातार देश हित के लिए, समाज हित के लिए और किसान हित के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन जो मुख्य किसान संगठन है, उसके संस्थापक हमारे बीच मौजूद हैं। आज उनसे रूबरू होकर के अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने नाम की तो कॉपी कर ली है, लेकिन कहते हैं असली चीज़ असली ही होती है, हर पीली चीज़ सोना नहीं होती। उसी प्रकार से किसान आंदोलन, किसान यूनियन, भीम आर्मी के लोग नकल तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसकी जो विचारधारा है उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं संस्थापक जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे कि वो अपने विचार रखें कि किस प्रकार से इस परिदृश्य को देख रहे हैं और इस बदलाव को लाने के लिए किस प्रकार की लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। देखो, ऐसा है, तमाम लोग हम सब फ्रंट पे काम कर रहे हैं और देश के जो हालात है ना, आज जिस हालत में पहुंच चुके हैं उसमें अब हर व्यक्ति कर्तव्य बनता है, चाहे वो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, और चाहे व्यापारी का है, चाहे कर्मचारी का है, जो भी देश का नागरिक है, उसको देश के बारे में अब सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सिर्फ दो बात कहना चाहूँगा। मैं किसान हूँ, मैं खेती करता हूँ। अब मुझसे एक सवाल पूछा गया था पीछे कि 14 के बाद आपने क्या परिवर्तन देखा खेती को लेकर, पूरे एक सामाजिक ढांचे को लेकर। तो मैं बता दूं आपसे कि मैं किसान हूँ और मैं खेती का अपने हाथ से करता हूँ। 14 के बाद 4 हमले हुए एग्रीकल्चर पर, खेती पर। जी। एग्रीकल्चर ऐसे मतलब है कि एक कल्चर है गांव का जो कल्चर हमारा है, उस कल्चर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है व्यवस्था को खेती पर हमला करके। जी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं चले जाओ, सबको एक ही ट्रेंड मिलेगा उस कल्चर का। दूध भैंसें मिलेंगी, लोग अपने खेतों में काम करते मिलेंगे, वो सबका एक कल्चर पूरा। जी। इस कल्चर पर हमला है। और हमारे जो गांव थे पहले, अब भी जो गांव हमारे हैं, वहाँ कोई बहमत नहीं था इस तरह का, सब आपस में मिलकर रहना, प्यार से रहना। लेकिन अब जो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है वर्क को लेकर कि हर आदमी डरा हुआ सा है, डर के आप काम करने की बात कर रहा है, डर के मन काम कर रहा है। तो मैं दो बात कहना चाहूँगा इसमें खाली जी। कि ये जो हमले हुए हैं, पहला हमला हुआ खेती पर जी। कि जो 1894 का कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून, जी। 1894 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी और वो कानून भारत के अंदर लागू था, जिसमें ये नियम था कि कलेक्टर मालिक होगा, एक मतलब अंग्रेज सरकार ने, और उसके बाद की सरकार ने अब तक चली, एक कानून बनाया उसको लेकर कि औद्योगिक राज विकास निगम, एक स्टेट में कैसे इंडस्ट्री डेवलप होगी, शहर के डेवलप होंगे, इसको लेकर नियम बना दिया। और उसके लिए जरूरत पड़ी जमीनों की हमारी। तो जमीन लेने के लिए जो ब्रिटिश से कानून बनाया था अंग्रेजों ने 1894 में, उस कानून के तहत कलेक्टर मालिक होता था, डीएम को पावर्स थी, डीएम मेंबर था उस कॉर्पोरेशन का, और डीएम को पावर होती थी कि कहाँ लेनी है, कितनी जमीन लेनी है उद्योगपति को, कि भाव लेनी हम तय करेंगे। और इस कानून के तहत 1894 तक लाखों करोड़ हेक्टेयर जमीन छीन ली गई हमारी, और हर मुख्यमंत्री परमानेंटली काम किया किसानों की। लेकिन 2014 में भट्टा पार्सल एक कांड होता है जमीन को लेकर, उसमें हमारे जो आजकल हिंदुस्तान में लीडरशिप कर राहुल गांधी है, बेल लग गया था वहाँ जाने पर। उस घटना में मैं उसका पार्ट था, आंदोलन का झगड़ा हो गया, उसमें जी। गोली चली, 2 जवान मारे गए, एक किसान मारे गए। तो उसमें सुबह 4 बजे जाड़ों के दिन थे,
4 बजे कंबल ओढ़ के मोटरसाइकिल में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। जी। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि सच को बोलना सीख जाओ। राहुल गांधी जब पहुंचते वहाँ तो वहाँ हड़कंप बच गया पूरा, क्योंकि सेंटर में सरकार थी मनमोहन सिंह की, स्टेट में आवाज गवर्नमेंट थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये गोली क्यों चलती है। तो लोगों ने कहा साहब इस गोली चलने का कारण ये है कि 1894 में कानून नहीं बदला और आपकी पार्टी सरकार भी रही 40-50 साल और सरकारें भी रही, लेकिन हर सरकार के चीफ मिनिस्टर ने प्रॉपर्टी नहीं काम किया हमारी जमीन के साथ। इधर बदल दो कानून को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑन रिकॉर्ड मैं वो फैक्ट करूँ आपको, ऑन रिकॉर्ड राहुल गांधी ने ये कहा टीवी पर कि अब तक मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर इस कानून के तहत किसानों की जमीन छीनी जा रही है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें गोली चलाई जा रही है, तो अब ये कानून नहीं चलेगा। और मैं वादा करता हूँ कि हम इस कानून को बदलेंगे। और वो ये वादा करके चले गए, पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई। अब क्या होता है, राहुल गांधी दिल्ली में अगर बात रख दी पाकिस्तान में कि साहब ये कानून बदलना चाहिए, अब कौन हाथ डाले। मैं आज ये बात बड़े साफ कहता हूँ, 70 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई इस कानून को बदलने की हाथ डाल दे, क्योंकि कानून डायरेक्ट हुआ था उद्योगपतियों से, जमीन छीने थे कारपोरेट। कांग्रेस के भी बहुत से लोगों ने उनसे कहा, हमें रिपोर्ट मिली कि साहब नहीं इसको छेड़ दिया तो उद्योगपति हमारे खिलाफ हो जाएंगे, फंडिंग कौन करेगा, तमाम पूरा सब पूरा प्रचार तो उनके हाथों में है। लेकिन मैंने सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कुछ नहीं और ये खत्म होना चाहिए, ये गलत कानून है, बिल्कुल जमीन चाहिए किसानों की। और नया कानून लाए, नया कानून लाए, तो उस कानून के तहत जयराम रमेश को जिम्मेदारी दी गई, वो पूरे घूमे 2012 में। और नए कानून के तहत जितनी पार्टी भारत की थी वो तमाम पार्टी भारत की एक मंच पर आई, सबसे सलाह ली, सब पार्टी मिलकर अपने कानून बनाया नया, जो राहुल गांधी ने पहल की अपनी सरकार में। और पहली बार भारत की हिस्ट्री में, मैं कह रहा हूँ आज कह रहा हूँ ऑथेंटिक बात, पहली बार हिंदुस्तान की तमाम पार्टियों ने, जो सेंटर में कौन थे, बीजेपी के राजनाथ सिंह थे, अरुण जेटली थे, गडकरी थे और बाकी सब लोग थे, जो स्वराज थी, और जितनी पार्टी थी इंडिया की, सबने मेरे छत्तवा कर और नया कानून का बात करा दिया, उसको स्वागत किया। राजनाथ सिंह की बाइक भी दिखा दूंगा, पार्लियामेंट में वहाँ के कहा उन्होंने, वहाँ गए, भारत का नहीं हमारा श्रेय, तो सबको धन्यवाद दिया प्राइम मिनिस्टर ने, और उन्होंने हाँ सबका चल रहा। अब यहाँ से स्टार्टिंग तो होती है मोदी की, जो आप प्राइम मिनिस्टर बात, मैं बहुत साफ बता रहा हूँ आपको ये बात। आज जब ये कानून पास हो गया, इस कानून में 4-5 बातें जोड़ दी गई नई में। नंबर एक जी। कि अब तक जो जमीन ली जाएगी बिना किसान की सहमति के, अब आगे इस कानून के लागू होने के बाद 1 इंच भी जमीन बिना किसान की सहमति नहीं ली जाएगी, किसान की कंसल्ट जरूरी होगी सहमति। नंबर 1, 80% तो पाबंदी लगा दी, 80% तो ली ली जाएगी, 20% के लिए कारोबार बना दिया। और दूसरी बात, जमीन जिस काम को ली जाएगी उसका लैंड यूज चेंज नहीं होगा। अगर इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री लगेगी, बिल्डिंग को बिल्डिंग बनेगी, रेल लाइन को रेल लाइन बनेगी, चीज नहीं करेगा। नंबर 3 पॉइंट डाल दिया उन्होंने कि जिस पर्पज में ली जाएगी, अगर वो पर्पज पूरा नहीं होता, वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता 5 साल में, तो जमीन किसानों को वापस करनी होगी, या 5 साल के बाद जो रेट बढ़ेगा उसको मुआवजा पड़ेगा। और चौथा बड़ा पॉइंट डाला गया उस कानून में, आज भी कानून है वो, कि जो जमीन गांव की है उसका सर्किल रेट नहीं, बाजार भाव, जो हाईएस्ट रेट होगा तहसील में बैनामे का, बाजार भाव में 4 गुना जमीन वो सरकार लेगी या उद्योगपति लेगा, और उसके बाद शहर की जमीन होगी तो 2 गुना बाजार भाव को देना पड़ेगा। ये कानून पास हो गया। अब ये कानून पास तो हो गया, लेकिन लागू ये नई सरकार करती आने वाली, चुनाव इतने आ गए। अब चुनाव जब आ गए, क्योंकि मैं पार्ट रहा हूँ राम दोनों का पूरी तरीके से 2011 में, तो वो जो चुनाव आ गए, अब चुनाव में जितना कारपोरेट था भारत का, क्योंकि सुनते हैं कि 70% उद्योगपति या तो गुजरात के हैं, अंबानी, अडानी, के, तो वहाँ मुख्यमंत्री थे मोदी जी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर जी। तो इन्होंने कहा मोदी जी तो आपकी पार्टी भी शामिल हो गई और हम तो बेकार हो गया, जो लूट थी हमारे खिलाफ सबसे बड़ी लूट, कई लाख करोड़ हेक्टेयर भी छीन ली गई इन लोगों ने हमारी। तो
तो वहाँ ये तय होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, फिर वहाँ अडानी अंबानी के प्राइम मिनिस्टर के साथ कि तुम मुझे दिल्ली ले चलो, अभी नया कानून लागू नहीं हुआ, लागू नहीं सरकार करेगी, और मैं वादा करता हूँ कि वही पुराना कानून जो लूट का कानून था अंग्रेजों का, जो चौराने वाला, उसे वापस ला के दूंगा आपको, और यहाँ से स्टार्टिंग हो गई, ये एग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, पूरे कैपिटल क्लास में भाजपा के सामने प्रस्ताव रख दिया। राजनाथ सिंह उसके वो अध्यक्ष थे कि राजनाथ सिंह हालांकि डिक्लेयर हो जा रहे थे उसके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, लेकिन उदयपुर ने कह दिया कि नहीं, अंबानी अडानी ने कह दिया, साफ कह दिया कि हम मोदी का लाभ चाहते हैं, आप डिक्लेयर करिए और फंडिंग नहीं करेंगे हम आपको। ऐसी बात गुजरात में हमें मालूम, सब साथ बताई इनको। अच्छा, सूत्रों के माध्यम से पता चला। पता था, नहीं वो क्लियर था, वो एक मीटिंग हुई थी गुजरात में, ठीक, ठीक। आप देखता वो नहीं की थी उसकी, वो क्लियर था वो। अच्छा, वर्तमान परिदृश्य को देखकर भी अब ये बताइए जो कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं उसमें एक अगर भाई जो और मैं जोड़ना चाहता खाली बस, बाकी मैं बताऊंगा। उसके बाद वो सब क्रिकेट शुरू हो गया, जी इलेक्शन शुरू हुआ, कैंपेन शुरू हो गया, पूरा कारपोरेट लग गया, जी और पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, अखबार, टीवी सब मोदी फरिश्ता गुजरात मोड़ा सब चल पड़ा, और सरकार बन गई। लेकिन आगे देखिए अब आप, जब सरकार बन गई, वो कानून जो पार्लियामेंट में पास हो चुका था वो लागू होता, वो लागू ना हो, इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 बार अध्यादेश लाए रोकने के लिए, ये लागू नहीं हुआ। तब हम लोग खड़े हुए, हम तब भी लड़े, पीस फाउंडेशन में एक बैठक हुई, सब संगठन इकट्ठे हुए, संघर्ष हुआ, और विठल भाई पटेल हाउस में राहुल गांधी सर हमारी बैठक हुई। राहुल गांधी ने हमसे कहा कि हमने तो अपना काम कर दिया, हम अब भी राज्यसभा में नहीं पास हो देंगे, लेकिन अब आपका काम है, बचा लो इसके ज़मीनों को अपनी। तो हमने लाई ले सकता आगे, और वो कानून पास जो है हो गया। ये अटक था बहुत बड़ा खेती का मकसद। इसके बाद 3 बिल लाए फ्री, MSW वगैरह। जमीन नहीं छीन पाई हमारी। जी अब फसल की बात आई, जब आपका लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सब सेक्टर ध्वस्त हो गए, जी हाँ। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर ने बिना किसी मदद के 3 बड़े ग्रोथ दी भारत को। तब एक प्लान बन गया अडानी अंबानी का कि ये 12,000 अरब डॉलर का जो कारोबार खेती का है, इस फसलों को हमारे साथ जोड़ दो आप। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्म ले आए कि हर किसान भारत का अडानी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर खेती करेगा हमारी, समझ लो आप। तो उसमें न कि पूछा न कहता, रात के 12 बजे वही पास कर दिए। जी उन बिल को वापस कराने के लिए हम जी 13 महीने बैठे बॉर्डर पर, ठीक 700 लोग हमारे शहीद हुए, और 700 की शहादत के बाद प्रधानमंत्री आते हैं रात को 8 बजे, कहते हैं कि मुझसे गलती होगी समझने में, एक भी शब्द नहीं बोला उनके शहादत पर कि मुझे दुख है इस बात का। तो मैं बड़ा साफ शब्दों कहना चाहता हूँ, आज ये 2 अटैक बहुत ज़बरदस्त है, और तीसरा अटैक जो अब हो रहा है, ये खेती पर आज तक का सबसे अटैक है ट्रेड डील अमेरिका के साथ। ये सीधे सीधे हमारी खेती में डायवर्टिक्स आए हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और आज का जो परिदृश्य है, कहीं ना कहीं मैं अपने भी सुझाव दूँ, मैंने भी काफ़ी आंदोलनों में भाग लिया, बहुत सारी बैठक की, 16 राज्यों का दौरा किया, 619 ज़िलों का भ्रमण किया, और बहुत सारे समाज सेवियों से मुलाकात की। लेकिन मैंने पाया है कि हम लोगों को लगातार ये अलग अलग मुद्दों पर भटकाने का काम करते हैं, हमारी एकता को धूमिल करने का काम करते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी जी ने जो 8 साल से लगातार जो रिसर्च की, जिन पॉइंटों को रखा जनता के बीच में, जिसे लगातार ये मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे सीधा सीधा कह सकते हैं गोदी मीडिया ने उस बात को लगातार दबाने का प्रयास किया। किंतु कहते हैं ना, सत्य को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज वो धीरे 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 जो सत्य है वो काफ़ी तेज़ी से उभरा, ज्वालामुखी की तरह, और ऐसा फैला कि पूरे देश में फैल चुका है। और गोदी मीडिया की जो हकीकत थी वो लोगों को पता चल चुकी है, और गोदी मीडिया द्वारा प्रायोजित जो नेता की जो छवि थी मोदी की, आज वो धूमिल हो चुकी है। अब लोगों को मोदी पे भरोसा नहीं, ना उनकी नीतियों पे भरोसा है, और ना ही गोदी मीडिया पे। लेकिन कहीं ना कहीं एक युवा होने के नाते मैंने भी आपसे बहुत कुछ प्रेरणा ली, सीखा है, जाना है। तो मेरा भी एक विचार है कि आज जो लड़ाई है वो है किसके खिलाफ, ये समझना है। इसमें मैं बता दूं आपसे थोड़ा सा जी कि लड़ाई क्या है हमारी। जी सवाल बंद हो गए। इस सरकार ने आके, मोदी सरकार ने आके सबसे बड़ा अटैक किया, सवाल मत होने दो, सवाल खत्म कर दो समाज से, और सवालों पर चोट की, जिन्हें सवाल किया उसे बाहर बंद कर दिया, सवाल के जेल भेज दिया। तो हमारा कहना है कि सवाल अगर नहीं होंगे सिस्टम में तो सिर्फ डेड हो जाएगा।
वो काम उन्होंने पहले किया, जस्टिफाई मीडिया ने किया इनके यानी तानाशाही। तानाशाही के ऊपर। अब मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई क्या है, आप देखो ये बात कब साबित हो गई। हिंदुस्तान के लोगों को मोदी ने उस दिन जान लिया जिस दिन लॉकडाउन, इस दिन कोरोना के टाइम पर ये बोला कि तुम वो जलाओ टेलीफोन की लाइट, कोरोना बन जाएगा। ठीक है, कहा था। तुम लालटेन जलाओ, बल्ब बंद कर दो, जी। ठीक, गली में आओ, तुम घंटा बजाओ। मेरा सवाल है, थाली उस दिन पूरे वर्ल्ड को मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान में जो कहावत थी कि हिंदुस्तान की जनता भेड़ की तरह चलती है, जैसे भेड़ को हाकरा वाला आगे चलता है पीछे भेड़ चलती है, तो मैंने साबित कर दिया आज बजवा के कि हिंदुस्तान जनता भेड़ की तरह चलती है। उससे क्या हुआ? अब हम उसमें मैं आज सवाल करता हूँ, इस बात को लेकर मेरा सवाल ये है, अगर कोई कंपनी गुटखा निकालती है पान खाने वाला, चाहे दूसरा गुटखा हो, दिलवा गुटखा, कोई गुटखा हो, हर गुटखे पे लिखा होता है इसके खाने जहर है, आप कैंसर हो जाएगा, आप मर सकते हो। अब अगर मान लो अनपढ़ आदमी खा रहा तो हम उसको एक बार को छोड़ सकते हैं, यार पढ़ ही सकता है क्या लिखा हुआ, लेकिन पढ़ा हुआ आदमी खा रहा उसको आप क्या कहोगे? उस वक्त पे हमने देखा कि चाहे वो डॉक्टर थे, चाहे बहुत से इंजीनियर थे, चाहे हीरो थे, सब ने मिलकर और बिल्कुल कॉलोनी जितनी शहर थी बड़े बड़े कॉलोनी अफसर मिलकर आके गैली घंटा बजा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं। ये अनसाइंटिफिक था पूरा। उस दिन ये साफ हो गया कि अब मोदी ने माइंड वॉश कर दिया कि मैं सब कुछ हूँ और बता दिया कि मैं अब जो कहूँगा वो चलेगा, और उसी घमंड में सब काम भी करते रहे आज तक। जिसने भी आंदोलन किया लाठी बजवा दी, सब कुछ करा। दूसरा देखो आप कितना कितना अजीब लगता है कि भगवान राम को हाथ की उंगली पकड़ कर प्राइम मिनिस्टर ले आ रहे मंदिर में बिठाने के लिए। हाँ, ये चीजें मैंने भी नोटिस की। हिंदू आराध्य राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। राम को ले आ रहे हैं आप, राम को उंगली ले जा रहे पकड़ कर, आपका कद बहुत ऊंचा, राम बहुत छोटे, और ले आके आपने बिठा दिया मंदिर में। और फिर क्या नारा दिया गया? वो राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं। और पूरे हिंदुस्तान में इतना पैसा खर्च किया, तमाम गांव गली तब पार्ट दिए जाने से। नहीं, सही बात है, ये तो पार्ट दिया ना। जी हाँ, राम को लाए हम उनको लाए। और क्या करा? दिवाली मनती अक्टूबर में, मैंने फिर एक देखा विश्वास, दिवाली मनती अक्टूबर में, मोदी ने जनवरी दिवाली मनवाई। हाँ, ये भी था कि मनवाई हिंदुत्व के नाम पर लोगों को मतलब उकसाया और जनवरी में ऐसा दीपोत्सव है मनाया। कि दुनिया के जितने भी मार्टिन लूथर ने बड़ी बात साफ की थी कि जो सरकार धार्मिक उन्माद को, धार्मिक झगड़ों को निपटाती है, सॉल्व करती है, वो वास्तव में सरकार होती है देश की। जी। और जो सरकार खुद धार्मिक उन्माद पैदा करती हो जी। वो सरकार नहीं होती देश के लिए, वो देश के लिए खिलाफ, उसको निकाल बाहर करना चाहिए। मतलब वो देश के विकास के लिए नहीं होता। नहीं करती, वो उन्माद को पैदा करती, उसका देशों का मतलब नहीं होता है, उसका देशों का मतलब नहीं होता है। और बताओ आपसे, लेन ने एक बार क्या कहा था दुनिया के लोगों को बात कही थी कि जब भी आपको लूटना होगा किसी राजा को, तो दो चीज होती है, धर्म और राजसत्ता, धर्मसत्ता, दोनों मिलकर लूटेंगे। आप समझ बात? तो दोनों को मिलकर लूटा सरकार ने। जैसे मंदिर मुद्दे ले आए धर्म का, जैसे बाबा आसुराम बापू ले आए जी हैं 7 साल के, वो तो चलो, वो तो जेल चला गया। मैं बता दूं कैसे। अभी IIT कॉलेज में गए प्राइम मिनिस्टर जी। IIT संस्थान इंडिया का सबसे महान संस्थान है, साइंटिस्ट करते हैं यहाँ पे। जी जी जी। ठीक है, वहाँ साइंटिस्टों बैठकर एक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना, एक सवाल कर दिया किसी साहब, ये तो ऐसा हमारे सवाल किया किसी बच्चे ने, क्या जवाब दिया कि मैं वो नहीं हूँ बाबा, क्या नाम उसका, बाबा बागेश्वर नहीं हूँ मैं, जो आपको मन की बात बता दूँ। आप समझ लो। तो IIT संस्थान के अंदर देश का प्रधानमंत्री बाबा बागेश्वर को पेश कर रहा है जैसे वो सबके मन की बात बताता हो। आप समझ लो बात, ये धर्म का एंगल था। सही बात है। आप समझ रहे हो? IIT में देखिए आप, वही तो, जहाँ टॉपर जो लड़के इंजीनियर बनते हैं, जो IIT के जो उसमें प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ, जो कि आपको मैं बता दूं, मतलब बागेश्वर को उन साइंटिस्टों को बदलाने की कोशिश की। ये धर्म होता है।
आप समझ रहे हो बात? मतलब धर्म को बड़ा चढ़ा कर बड़ा चढ़ा पेश करना, प्रस्तुत करना। बात समझ रहे हो आप? तो धर्म को बढ़ाकर पेश करना। सुकरात ने क्या कहा था? सुकरात ने कहा था, उसकी फिलॉसफी थी, जो धर्म के बारे में पूछा गया सुकरात से, अब धर्म में क्या विचार है, उन्होंने एक बात कही थी जी कि धर्म और धन दो चीज होती हैं। जी जब तक धन धर्म के नीचे काम करता है जी तब तक धर्म जिंदा रहता है, और जब कोई धर्म धन के नीचे आ जाए और धन से उसको प्रभावित किया जाए और धन से खरीदा जाए और धन से ऊपर हावी हो जाए, तो फिर धर्म की महत्ता खत्म चली जाती है। आज भी हो रहा। अब जो राम मंदिर बना, जिन गरीबों के घर उजाड़े गए, मकान तोड़े गए, वो मंदिर के दरवाजे नहीं जा पाए। नहीं जा और जो पाए। धनवान थे भारत के, तो आपके लोग वो जाकर बंद बैठे। आपको कुंभ का मेला लगा, कुंभ के मेले में लाखों लोग बेचारे सड़कों पर पड़े रहे, 20 किलोमीटर पैदल जा रहे थे, लेकिन धनवान लोग उनकी गाड़ी डायरेक्ट वहाँ रोक दिया गए और उसके लिए भगदड़ में हजार लोग मारे गए। तो आज जो है धन के नीचे हमको ले आए, ये कोई इनका मतलब चीज़ नहीं है। एक और अभी बात कहना चाहूँगा, देखो यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, बहुत सारी, ठीक है, सब हमारी सब संस्कृति है, बहुत सारी संस्कृति वो और धर्म कम है। संख्या में लोग हैं वहाँ। भारत हिंदू तो 22% आसपास, ठीक है, लेकिन पूरे दुनिया में आज तक मैं कह रहा हूँ, एक आइडियोलॉजी फैक्टर है ये। पूरे विश्व में आज तक न किसी क्रिश्चियन ने, न किसी सिख ने, न किसी मुस्लिम ने, न किसी बौद्ध ने, न किसी जैन ने राजनीति में, चुनाव में वोट मांगने के लिए अपने ईस्ट का जो देवता मानते हुए हैं, महावीर जैन, आपके गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, गुरु गोविंद सिंह या सही बात है। उन्होंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया अपने निजी फायदे के लिए, राजनीतिक वो फायदे नहीं के लिए, किया। अपने ईस्ट का। यार, कितना बड़ा दुख होता है जब 82% की आबादी हमारी होते हुए और हमारे ईश्वर को, भगवान को ये गरीब लाकर घसीटते हैं वोट के लिए आई थी। और उसके बाद चलो वह मान लिया, ले आए, सत्ता ले लिया आपने, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद 400 गार्ड, सैकड़ों फोर्स, अच्छा आपके लोग, जी इतना बड़ा भव्य मंदिर, जी। लोगों ने खुद को चढ़ाया, यार उसको चोरी कर ले गया, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। निगरानी नहीं कर गया। फिर कौन धर्म बात कर रहे हो मुझे आप? किस धर्म बात कर रहे हो? आपने 20 साल तो मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करा, मंदिर भी बनाएंगे, नाम पर दिखाते हैं, खिचड़ी बांटी, क्या क्या बांटा, सही बात है। और उसके बाद उस मंदिर को आप नहीं बख्श पाए, उसको भी लूट लिया। उसको भी आप चोरी कर लिए। फिर कैसे माने हम आपके हिंदू संस्कृति को विश्वास है आप? तो ये जो इन्होंने नेगेटिव बना दिया पूरे देश के अंदर। अब मैं देख रहा, आप बताओ, अब जैन जी है ये हमारे, अच्छी लड़ाई बॉर्डर पर। अच्छा, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, आपने बहुत अच्छा विस्तार में बताया, और मैंने भी काफ़ी देर से आपको लगभग 20 से 21 मिनट एनालिसिस किया। और वैसे तो मैं आपके काफ़ी विचार सुनता भी रहता हूँ, और आपसे भी मेरी बात हुई थी, आपसे भी मैंने काफ़ी विचार विमर्श किए, और तमाम युवा साथियों से मैंने विचार विमर्श किया, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों को पाया है। कई एक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी बात हुई कि आज जो लड़ाई है वो किस तर्ज पर है। ये मैंने जो भापा है, मतलब महसूस किया है, वो ये है कि जब 1947 का दौर था, ब्रिटिश हुकूमत से अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए भारतवासी एकजुट हुए। धर्म, जाति, मजहब को हट करके उन्होंने सबसे पहले भारतीय होने पर प्राउड फील किया। 100 साल कोशिश की अंग्रेजों ने वोट डालने की, हिंदू मुस्लिम में डाल नहीं पाए थे, और 100 साल। सभी लोगों ने एकजुट होकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ी और देश को आज़ादी दिलाई। हमारे पूर्वजों ने ये संघर्ष झेला है, लेकिन कुछ गलतियां मानी ये कि हमने भरोसा किया चाय वाले पर, चाय वाला आएगा तो कुछ विकास करेगा। विकास तो उसने किया, चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, तब जाकर के थोड़ा बहुत समझ में आया। उसकी तानाशाही जब चरम सीमा पर आ गई, उसकी जो तानाशाही थी, जब हमने देखा कि पढ़ने लिखने वाले छात्रों के ऊपर AK-47 जैसे गन से हमला किया गया, दहशतगर्द कहा गया, उन्हें जमावाड़ा कहा गया, बहुत सारे शब्दों से उन्होंने नवाजा है, जो कि अशोभनीय है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य हैं जिनको मैंने रीड किया है, और ये पाया है कि जिस प्रकार से 1947 का आंदोलन हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से इस देश को बचाने के लिए, और आज जो बचाना है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाना है।
क्योंकि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो आवाज़ उठाता है उसको दबा दिया जाता है, जैसा कि अभी आपने अपने अनुभव में साझा किया है, अपने विचारों में साझा किया है। और संविधान को ये लगातार प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे निजी कंपनियों के हाथों में बेच रहे हैं। सरकारी संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि वो धीरे धीरे संविधान खत्म हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं। आज लोकतंत्र व संविधान को बचाने के लिए देश के तमाम संगठन आज की मीटिंग में भी शामिल हुए, और आप भी, हम भी मौजूद थे। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूँगा कि लोकतंत्र और देश को बचाने की इस लड़ाई को और तानाशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़ने का समय है। संगठन से, जाति से, धर्म से, पार्टी से ऊपर उठ कर के देश हित के लिए आप आगे आइए, क्योंकि हमारी एकता हमारे संगठन में है। हमारी हुकूमत जब ही सक्सेस होगी जब हम ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर इस तानाशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़ दें, और इसके लिए हमें वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, और वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही हम एकजुट हो सकते हैं। और आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि थोड़ा सा नज़रिया बदलिए, सोच को ब्रॉड कीजिए, विकसित कीजिए कि आज लड़ाई किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं लड़नी है, आज लड़ाई किसी धर्म विशेष के लिए नहीं लड़नी है, आज लड़ाई किसी जाति विशेष के लिए नहीं लड़नी है। आज लड़ाई महिलाओं के हक अधिकारों के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, और साथ साथ इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लड़नी है। इसके लिए सामाजिक लड़ाइयाँ हम लोग लड़ रहे हैं, सामाजिक संगठन, लेकिन राजनीतिक लड़ाई वास्तविकता में सड़क से लेकर सदन तक कोई लड़ रहा है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, सभी लोगों से कहूँगा कि राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। कांग्रेस ही वो माध्यम है जो केंद्र से ब्रिटिश हुकूमत की तर्ज पर इस तानाशाही हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकती है। आज बीजेपी और आरएसएस को कोई मुंह तोड़ जवाब दे सकता है दमदारी से, तो वो केवल कांग्रेस है। हम लोग कांग्रेस के साथ हैं, और परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। छोटी सी चिंगारी हमारे देश के युवाओं और छात्रों ने एक छोटी सी झांकी दिखाई है, बाकी पिक्चर हम लोग सब लोग मिलकर दिखाएंगे, हम उनके साथ हैं। जय भीम, जय संविधान, जय किसान, जय जवान, जय भारत।